जय हिंद साथियों, हमारे चैनल स्टडी स्टार्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आईएएस प्रीलिम सीरीज 26/5/2024 के लिए यह हमारा 20वां लेक्चर है, यानी 20 लेक्चर है। इसमें हम भारत का भूगोल के अंतर्गत कृषि से जो क्वेश्चन आते हैं एग्रीकल्चर से, आज हम उनको सॉल्व करेंगे। क्योंकि यह क्वेश्चन जो है, यहाँ से जो क्वेश्चन एग्रीकल्चर से बनता है, क्वेश्चन सरल होता है, लेकिन एग्ज़ाम में हम इसको गलत कर देते हैं। पिछले कुछ सालों से आईएएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम टफ होता जा रहा है और इसकी कट ऑफ घटती जा रही है। छोटी छोटी चीज़ों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं, जिससे हमारा प्रीलिम्स एग्ज़ाम नहीं निकलता। यही वजह है। इस एग्ज़ाम के लिए जो भी प्रिपरेशन कर रहा है वह बहुत ही मेहनत करता है। जो परीक्षार्थी स्मार्ट तरीके से पढ़ाई कर लेता है उसी का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि अस्थाई कृषि परमाकल्चर पारंपरिक रासायनिक कृषि से किस तरह भिन्न है। कथन फर्स्ट है, अस्थाई कृषि एक धान्य कृषि पद्धति को हतोत्साहित करती है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में एक धान्य कृषि पद्धति की प्रधानता है। सेकेंड कथन है, पारंपरिक रासायनिक कृषि के कारण मृदा की लवणता में वृद्धि हो सकती है, किंतु इस तरह की परिघटना अस्थायी कृषि में दृष्टिगोचर नहीं होती है। थर्ड कथन है, पारंपरिक रासायनिक कृषि अर्धशुष्क क्षेत्रों में आसानी से संभव है, किंतु ऐसे क्षेत्रों में अस्थायी कृषि इतनी आसानी से संभव नहीं है। फोर्थ कथन है, मल्चिंग की प्रथा अस्थायी कृषि में काफ़ी महत्वपूर्ण है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में ऐसी प्रथा आवश्यक नहीं है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट और थर्ड, ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ, ऑप्शन नंबर सी केवल फोर्थ, ऑप्शन नंबर डी सेकेंड और थर्ड। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट सेकेंड फोर्थ। फर्स्ट कथन में है कि अस्थायी कृषि एक धान्य कृषि पद्धति को हतोत्साहित करती है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में एक धान्य कृषि पद्धति की प्रधानता है। सेकेंड कथन है कि पारंपरिक रासायनिक कृषि के कारण मृदा की लवणता में वृद्धि हो सकती है, किंतु इस तरह की परिघटना अस्थायी कृषि में दृष्टिगोचर नहीं होती है। थर्ड कथन हमारा गलत है। फोर्थ है, मल्च बनाने की प्रथा अस्थायी कृषि में काफ़ी महत्वपूर्ण है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में ऐसी प्रथा आवश्यक नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल न्यूनतम जल दक्ष लीस्ट वाटर एफिशिएंट फसल है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट गन्ना, ऑप्शन नंबर ए बी सूरजमुखी, ऑप्शन नंबर सी बाजरा, ऑप्शन नंबर डी अरहर रेड ग्राम। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए गन्ना। गन्ना एक नकदी फसल है जिसके उत्पादन के लिए 75 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। 1 किलोग्राम गन्ने के उत्पादन में करीब 200 लीटर पानी खर्चा होता है। वहीं सूरजमुखी के प्रति किलोग्राम उत्पादन में 7 से 9 लीटर पानी की खपत होती है। बाजरे की बुआई शुष्क क्षेत्रों में न्यूनतम सिंचाई के साथ की जाती है। अरहर रेड ग्राम एक वर्षा आधारित फसल है जो निश्चित वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है। इस फसल के लिए 35 से 40 सेंटीमीटर पानी की साथ साथ नमी की भी आवश्यकता होती है। आमतौर पर इसे किसी सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार उपरोक्त विकल्पों में गन्ना ही वह फसल है जो न्यूनतम जल दक्ष है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, कृषि से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है, मोरिंगा, इसको सहजन वृक्ष कहते हैं, एक फलीदार सदापर्णी वृक्ष है। आईएएस प्रीलिम्स 2021 का क्वेश्चन है। सेकंड है,
इमली का पेड़ दक्षिण एशिया का स्थानिक वृक्ष है। थर्ड कथन है भारत में अधिकांश इमली लघु वनोत्पाद के रूप में संग्रहित की जाती है। फोर्थ कथन है भारत इमली और मोरिंगा के बीज निर्यात करता है। कथन नंबर 5 है मोरिंगा और इमली के बीजों का उपयोग जैव ईंधन के उत्पादन में किया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ और 5। ऑप्शन नंबर बी थर्ड, फोर्थ और 5। ऑप्शन नंबर सी है फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। ऑप्शन नंबर डी है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और 5। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी थर्ड, 4 और 5। थर्ड में दिया है भारत में अधिकांश इमली लघु वनोत्पाद के रूप में संग्रहित की जाती है। फोर्थ में दिया है भारत इमली और मोरिंगा के बीज निर्यात करता है। फिफ्थ में है मोरिंगा और इमली के बीजों का उपयोग जैव ईंधन के उत्पादन में किया जा सकता है। फोर्थ क्वेश्चन है कृषि में फर्टिगेशन के क्या लाभ हैं? फर्स्ट कथन है सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव है। सेकेंड कथन है राक, फास्फेट और सभी अन्य फास्फेटिक उर्वरकों का सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है। थर्ड कथन है पौधों के लिए पोषण बढ़ी हुई मात्रा में सुलभ किए जा सकते हैं। फोर्थ कथन है रासायनिक पोषकों के निक्षालन में कमी संभव। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ऑप्शन नंबर बी है केवल फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ। ऑप्शन नंबर सी है केवल फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। ऑप्शन नंबर डी है केवल सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी केवल फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट में है कि सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव। थर्ड कथन में है पौधों के लिए पोषक बढ़ी हुई मात्रा में सुलभ किए जा सकते हैं। फोर्थ है रासायनिक पोषकों के निक्षालन में कमी संभव। चलिए हम इसकी व्याख्या देखते हैं कि फर्टिगेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उर्वरक को ड्रिप या स्प्रे सिंचाई प्रणाली में जल के साथ विस्तारित किया जाता है। फर्टिगेशन के विभिन्न लाभ इस प्रकार हैं। उर्वरक उपयोग की दक्षता में सुधार, पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाना, वृद्धि और उपज को प्रभावित किए बिना 20 से 40% उर्वरक बचाना। इसके अतिरिक्त इससे सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण भी संभव होता है। पर्यावरण प्रदूषण को कम करना तथा पोषक तत्वों के निक्षालन यानी लीचिंग को कम करना आदि। ड्रिप फर्टिगेशन के माध्यम से नाइट्रोजन का सबसे अधिक उपयोग पोषक तत्व के रूप में किया जाता है। फर्टिगेशन में मुख्य रूप से नाइट्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम उर्वरकों का उपयोग होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है कृषि में शून्य जुताई का क्या लाभ है? कथन फर्स्ट है पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव। सेकेंड कथन है चावल की नई पौध की नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों का नम मृदा में सीधे रोपण संभव है। थर्ड कथन है मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल फर्स्ट और सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी केवल सेकेंड और थर्ड। ऑप्शन नंबर सी केवल थर्ड। ऑप्शन नंबर डी है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। क्वेश्चन के अनुसार तीनों सही हैं, तीनों कथन। पहला कथन है पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव।
सेकेंड कथन है चावल की नई पौध की नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों का नम मृदा में सीधे रोपण संभव है। थर्ड कथन है मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है। चलिए हम इस व्याख्या देख लेते हैं। शून्य जुताई एक न्यूनतम जुताई प्रथा है जिसमें नई फसल को पिछली फसल के अवशेषों को जलाए या नष्ट किए बिना टिलर्स के माध्यम से बोया जाता है। चूँकि जुताई मिट्टी की प्राकृतिक संरचना को बाधित करती है और कुछ कार्बन को मृदा से अलग कर इधर उधर बिखेर देती है, मगर शून्य जुताई के द्वारा टिलर्स के माध्यम से बीजों को बोया जाता है, जिसके कारण कार्बन बिखराव अधिक नहीं हो पाता तथा कार्बन का पृथक्करण संभव होता है। इसके माध्यम से मृदा में नमी बनी रहती है और बीजों को सीधे रोपित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जा सकती है। सेकेंड कथन है कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग का होता है। थर्ड कथन है पिछले 3 दशकों में जहां खरीफ दालों का उत्पादन बढ़ा है वहीं रबी दालों का उत्पादन घटा है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए केवल फर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी केवल सेकेंड और थर्ड, ऑप्शन नंबर सी केवल सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए केवल फर्स्ट है। उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जा सकती है। चलिए हम व्याख्या देखते हैं। दालें भारत के शाकाहारी लोगों के भोजन का आवश्यक हिस्सा है। दालें अधिकांशतः जड़दार फसलें होने के साथ प्रोटीन से समृद्ध होती हैं। मुख्यतः दालों में चना एवं अरहर तुअर दालें आती हैं। उड़द, मटर, मूंग, मसूर आदि अन्य दालें हैं। पिछले कुछ वर्षों से उड़द देश की मुख्य दलहनी फसल बन गई है और इसकी खेती खरीफ एवं रबी फसलों के साथ की जाती है। वर्ष 2018-19 में खरीफ एवं रबी के समय उड़द की कुल उत्पादन 3.06 मिलियन टन रहा। भारत में कुल दाल उत्पादन 2018 से 2019 में लगभग 22.08 मिलियन टन रहा, जबकि चना की दाल की उत्पादन सबसे अधिक 9.94 मिलियन टन रहा। वर्ष 2018 से 19 से पूर्व के पिछले 3 दशकों में कुल दलहन उत्पादन में खरीफ की अपेक्षा रबी दालों का उत्पादन अधिक हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है कृषि से। यह फसल उपोष्ण प्रकृति की है, उसके लिए कठोर पाला हानिकारक है। विकास के लिए उसे कम से कम 210 पाला रहित दिवसों और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। हल्की सुप्रवाहित मृदा जिसमें नमी धारण करने की क्षमता है उसकी खेती के लिए आदर्श रूप से अनुकूल है। यह फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए कपास, ऑप्शन नंबर बी जूट, ऑप्शन नंबर सी गन्ना, ऑप्शन नंबर डी चाय। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कपास। चलिए हम इसकी व्याख्या देखते हैं। कपास को भारत का देशज यानी मूल पौधा माना जाता है। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हड़प्पा संस्कृति के समय में कपास की कृषि का प्रचलन सिद्ध हुआ है। कपास उष्ण तथा उपोष्णकटिबंधीय पौधा है। कपास के लिए औसत तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस होने के साथ प्रचुर मात्रा में धूप, आर्द्र मौसम, 50 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा एवं उर्वर सुप्रवाहित मृदा का होना आवश्यक है। पाला कपास की कृषि के लिए हानिकारक होता है। कपास उत्तर भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के आगमन से पहले तथा प्रायद्वीपीय प्रदेश में सितंबर से अक्टूबर में बोई जाती है। जनवरी से मई के मध्य इसे काटा जाता है। कपास के विकास हेतु लगभग
210 दिन पाला रहित होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 8 कृषि से है कि भारत में गन्ने की खेती में वर्तमान प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर फर्स्ट है, जब वर्ड चीफ सैटलिंग्स को नर्सरी में उगाकर मुख्य कृषि भूमि में प्रतिरोपित किया जाता है तब बीज सामग्री में बड़ी बचत होती है। सेकेंड कथन है, जब साइट्स का सीधे रोपण किया जाता है तब एक कलिका साइट्स का अंकुरण प्रतिशत कई कलिका साइट की तुलना में बेहतर होता है। थर्ड कथन है, खराब मौसम की दशा में यदि साइट्स का सीधे रोपण होता है तब एक कलिका साइट्स का जीवित बचना बड़े साइट्स की तुलना में बेहतर होता है। फोर्थ कथन है, गन्ने की खेती ऊतक संवर्धन से तैयार की गई सैटलिंग से की जा सकती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए केवल फर्स्ट और सेकंड, ऑप्शन नंबर बी केवल थर्ड, ऑप्शन नंबर सी केवल फर्स्ट और फोर्थ, ऑप्शन नंबर डी केवल सेकंड, थर्ड और फोर्थ। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी केवल फर्स्ट और फोर्थ। फर्स्ट में दिया है कि जब वर्ड चीफ सैटलिंग को नर्सरी में उगाकर मुख्य कृषि भूमि में प्रतिरोपित किया जाता है तब बीज सामग्री में बड़ी बचत होती है। फोर्थ में है कि गन्ने की खेती उर्वरक संवर्धन से तैयार की गई सैटलिंग से की जा सकती है।